एसीसी इवेंट हो या फिर आईसीसी इवेंट, ये दो सबसे बड़े इवेंट्स हैं। अगर हम देखें क्रिकेट में रहते हैं, अगर हम वाइट बॉल की यहाँ पर बात की जाए, अगर आईसीसी और एसीसी इवेंट्स, तो इन दो इवेंट्स में अगर आपको कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देनी है या फिर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस होना है, डेफिनेटली चाहे वो 1975 से लेकर हो वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें, इवेंट्स की T20 के वर्ल्ड कप्स हो, 50 ओवर के वर्ल्ड कप्स हो या फिर एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स ही क्यों ना हो, ऑलराउंडर्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा इंपैक्टफुल रहता है हर बार। और अगर आप जितने भी उठा के देखें जिन्होंने भी वर्ल्ड कप्स वगैरह जीते हैं या फिर कोई एसीसी टूर्नामेंट की कहीं ना कहीं अगर जीता है, तो उनमें आप देखेंगे कि अगर 10 आउट ऑफ एग्जांपल के तौर पर 10 में से 9 बार कम से कम ऐसा हुआ है कि ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उनके दम पर कोई ना कोई ऑलराउंडर ने इतना शाइन जरूर किया है जिस वजह से उस टीम ने वो टूर्नामेंट जीता होगा। और इस बार भी कोई अलग कुछ नहीं होने वाला, चाहे कितना भी मॉडर्न क्रिकेट बन जाए, लेकिन ऑलराउंडर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस एशिया कप 2023 में भी। अलग अलग टीमों की, हम 6 टीम्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। हर टीम के पास, किसी के पास कोई अपने स्क्वाड में 3 ऑलराउंडर लेकर आ रहा है, कोई 4 ऑलराउंडर लेकर आ रहा है, लेकिन जो प्राइम उनके ऑलराउंडर्स रहेंगे 2-2, उन पे दारोमदार रहेगा, जो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट प्लेइंग इलेवन में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। उन 2 ऑलराउंडर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं 6 की 6 टीम्स की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या उनकी परफॉर्मेंस पिछले लास्ट 1 साल में किस तरह की रही है और किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना है, क्या रोल उन्हें प्ले करना है, इस पे बात यहाँ पर करेंगे। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर एशिया टीम नेपाल, इनकी भी डिस्कशन इस वीडियो में जरूर होगी। शुरुआत सबसे पहले करते हैं इंडियन टीम की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडियन टीम के जो 2 प्राइम ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं कि जो ऑलराउंडर्स 2 स्पेसिफिक वो ऑलराउंडर्स कौन से हैं और उन पे किस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि उनका लास्ट 1 ईयर में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें 2 प्लेयरों की इंडिया के लिए, तो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे इस एशिया कप में आने वाले में कि कैसा परफॉर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस टीम पर बहुत असर करेगा। अगर हम देखें हार्दिक पांड्या को पिछले 1 साल में तो 10 इनिंगों में 280 रन उन्होंने बनाए हैं, वहीं पर बॉलिंग से देखेंगे आप तो 11 इनिंगों में उन्होंने 10 विकेट निकाले, तो काफ़ी एक कहेंगे आपकी बहुत इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस यहाँ आती है उनकी तरफ से अगर हम देखें, क्योंकि एक एज एन ऑलराउंडर अगर हम बात करें। वहीं रविंद्र जडेजा को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही, एक तो वो खेले भी नहीं थे क्योंकि वो चोटिल भी थे, बाहर थे टीम से, लेकिन जितना भी वो खेले हैं 1 साल में 6 इनिंग में 113 रन है और 5 इनिंगों में 5 विकेटें हैं। तो बॉलिंग से और बल्लेबाजी से थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आ रही है। इवेंट जिस तरीके का आ रहा है सामने एशिया कप, वहाँ पर ऐसा परफॉर्मेंस तो नहीं चाहेंगे कि कोई मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि इस तरीके के परफॉर्मेंस से हम हमारे प्लेयर्स उस इवेंट पे जाए जहाँ पर हमें जीतना है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है। कई टीमें और आ रही हैं साथ में, तो ज़रूर है हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, जो कि उनका 1 साल का परफॉर्मेंस ये है जिसमें हार्दिक पांड्या तो बेटर नजर आ रहे हैं, पर रविंद्र जडेजा को अब जरूर बेटर करना होगा, अब वक्त काफी आ चुका है। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल पिक्चर पे भी देखें, यहाँ पर हार्दिक पांड्या का जो 10 इनिंग में 280 रन, आपको बता दें ये अगस्त 2022 से अगस्त 2023 के स्टैट्स है, पिछले 1 साल के एग्जैक्ट 1 साल में ओडीआई में इनका जो परफॉर्मेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हार्दिक क्या है, 10 इनिंग में 280 रन यहाँ पर जरूर है, लगभग आप कह सकते हैं 28 का एवरेज, और नॉट आउट वगैरह होंगे तो एवरेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि कभी कभी इस तरीके के रोल्स में ऐसा लगता है कि वो 15, 20, 25 रन की इनिंग खेलकर इनिंग को छोड़कर चले गए हैं। वो एक फिनिश करने वाला रोल भी वो अभी तक ठीक से निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। हम यहाँ ओडीआई की बात कर रहे हैं। वहीं पर विकेट्स में भी अगर हम देखें 11 इनिंग में 10 विकेट उन्होंने जरूर निकाले, कई पे ब्रेक थ्रूज आकर वो दिलाने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन हार्दिक पांड्या से भी थोड़ा और बेहतर करने की उम्मीद है, क्योंकि एक आध मैचेस जीतना, बायोलेटर सीरीज में परफॉर्मेंस करना और इस तरह के एसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस कर ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलाना ये अलग मामला हो जाता है, इतना आसान होगा नहीं। दोनों को ही अपना ग्राफ उठाना होगा। ऑलराउंडर्स को हमेशा अपना ग्राफ ऊंचा रखना पड़ता है। ऑलराउंडर ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक चीज में चलेंगे तो फिर उससे टीम का नुकसान, तो फिर आप ऑलराउंडर किस बात? बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराउंडर का मतलब ही ये है कि तो अगर आप करा रहे हैं बॉलिंग तो उससे एक इंप्रेसिव बॉलिंग हो, ब्रेक थ्रू दिला सके, और बल्लेबाजी से जितना हो सके आप कंट्रीब्यूट करें, फील्डिंग से कंट्रीब्यूट करें। ऑलराउंडर का काम हर चीज़ में है और ऑलराउंडर किसी चीज़ से बच नहीं सकता कि ये नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, लेट इट गो, कोई परेशानी नहीं है। इवेंट्स में, एसीसी और आईसीसी इवेंट्स में, सीरीज में तो आप एक किसी में भी ना चले, फ्लॉप हो जाए कोई बात नहीं, एक सीरीज के लिए आपकी जगह रहती है, लेकिन ऐसे इवेंटों में कोई माफी की गुंजाइश होती नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब बढ़ते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया के ऑलराउंडर्स की बात करें तो लास्ट 1 साल में जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है ओडीआई में, डेफिनेटली उतने से काम नहीं चलेगा।
क्योंकि इस तरह के इवेंट्स पे, एसएससी इवेंट की हम बात कर रहे हैं, ग्राफ अपना और ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है इंडियन दोनों प्राइम ऑलराउंडर्स को। अब चलते हैं एक और टीम की तरफ, बात करेंगे हम होस्ट टीम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो प्राइम ऑलराउंडर्स रहने वाले हैं वो दो कौन से हैं और उनका लास्ट 1 ईयर में यानी अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक का उनका ओडीआई का परफॉर्मेंस क्या कहता है, फिर बात करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरूर। देखिए शादाब खान और मोहम्मद नवाज ये दोनों हैं जो अभी एक साल में काफ़ी खेले हैं और एज एन ऑलराउंडर अगर हम देखें तो शादाब खान ने तो 3 ही इनिंग खेली है, 83 रन उसमें एज अ बैटिंग, जी हाँ, 83 रन बनाए हैं और विकेटों के लिहाज से देखें तो 5 इनिंग में 3 विकेट हैं। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ रहा है उनका, मैचेस भी नहीं खेले, परफॉर्मेंस भी ख़राब है। उसके बाद मोहम्मद नवाज की बात करें तो 6 इनिंग में 61 रन, बहुत ख़राब 61 रन 6 इनिंगों में और बल्लेबाजी की है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग से तो 9 इनिंग में 10 विकेट है, 1 विकेट ज़्यादा है और बॉलिंग से लिहाज से देखेंगे तो थोड़ा बेटर नज़र आ रहे हैं। पर बल्लेबाजी में अगर हम देखें और ऑलराउंडर की प्रॉब्लम रही है, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को एक साल में तो मोस्टली मैचेस इमाम फ़खर, बाबर और रिजवान इन चारों ने ही कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा और कोई है नहीं ऑलराउंडर में ऐसा कोई परफॉर्मेंस पिछले एक साल में ऐसा कोई निकल कर आया नहीं। जी और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम ये देखते भी हैं कि जो एसएससी इवेंट्स में रिसेंटली जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, आईसीसी इवेंट्स है, उनमें कहीं ना कहीं वो पहुंच तो रहे हैं, एक ऊपर लेवल तक भी आ रहे हैं, लेकिन उस बड़े दिन में बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है किसी प्लेयर की तरफ से, वो हमें देखने को नहीं मिलता और इसी वजह से टीम जो है लैग कर रही है रिसेंटली एसएससी और आईसीसी इवेंट्स में। और वही कहीं ना कहीं कहानी इंडियन टीम की भी दिख रही है, उनकी थोड़ी और लंबे वक्त से चल रही है और पाकिस्तान की पिछले 6 साल से चल रही है। वहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें 2017 की, तो वहाँ पर भी टीम का ऑलराउंड परफॉर्मेंस निकल कर आया था, वहाँ पर टीम का ऑलराउंड परफॉर्मेंस निकल कर आया था। लगभग हर प्लेयर ने अलग अलग दिन पे अलग अलग मैचेस में परफॉर्मेंस निकाली थी जिसकी वजह से टीम को फ़ायदा पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर्स का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने ग्राफ को उठाना होगा शादाब और मोहम्मद नवाज को, अगर पाकिस्तान को इस इवेंट्स में बेहतर करने वाली बात नहीं है, जीतने वाली बात। इंडिया पाकिस्तान की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो जीतने वाली बात यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं तीसरी टीम की तरफ। बांग्लादेश टीम की अगर हम बात करें तो उनके प्राइम ऑलराउंडर्स कौन से रहने वाले हैं और उनका लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस कैसा है, फिर बात करते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टूर्नामेंट में किस तरीके की रहने वाली है। बिल्कुल। देखिए अगर बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर 2 ऑलराउंडर हैं पिछले एक साल में। अगर हम देखें साकिब अल हसन जो कि हर बार रहते ही हैं और मेहदी हसन मिराज, 13 इनिंगों में साकिब ने 456 रन बनाए हैं और 20 विकेट भी निकाले हैं साथ में। वहीं पर मेहदी हसन मिराज की बात करें तो 13 इनिंगों में 292 रन बनाए हैं और 17 विकेट उन्होंने निकाले हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो इंडिया पाकिस्तान के प्लेयरों से कई गुना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहा है और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं अच्छे आए हैं। आप देखेंगे बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को हराया उनके घर में जाकर, उसके बाद इंडिया को उन्होंने सीरीज़ हराई अपने घर में। तो इस तरीके के परफॉर्मेंस आए हैं, इसलिए पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है दोनों का। उम्मीद होगी कि एशिया कप में ये परफॉर्मेंस कहीं वापस से दोहराई जाए तो बेहतर होगा बांग्लादेश के लिए, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, जीत सकती है ट्रॉफी। अदरवाइज़ कहीं ठीक टाइम पर फ्लॉप ना हो जाए, इसी का डर है। बिल्कुल। लेकिन यार इसमें एक चीज़ और भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलराउंडर्स तो परफॉर्म करते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मामला उल्टा है। यहाँ पर टीम के जो प्लेयर्स हैं वो लैग करते हुए नजर आते हैं। कभी बैटिंग यूनिट से हमें फेलियर देखने को मिलता है, कभी बॉलिंग यूनिट से फेलियर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये दिक्कत है कि ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर टीम की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलता, जिस वजह से जो है बांग्लादेश की टीम है 2 बार तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी को छूते रह गई। अगर हम बात करें एशिया कप की, और इस बार भी कहीं ना कहीं वो कहानी ना हो, क्योंकि टीम को परफॉर्मेंस देना होगा, उसके साथ साथ ऑलराउंडर्स का रोल भी बहुत बड़ा होगा, जो कि ऑलराउंडर्स कर तो रहे हैं लास्ट एक साल में, लेकिन टीम से वो परफॉर्मेंस की उम्मीद इस बार जरूर रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं चौथी टीम की। यानी इतना क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स जो 2 हमने प्राइम पिक किए, उनको डेफिनेटली अगर कोई एग्जांपल देखना है कि किस तरह की परफॉर्मेंस उन्हें देनी होगी इस इवेंट में, तो वो शादाब माफ कीजिएगा, तो वो साकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज के स्टैट्स को देख सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है लास्ट एक साल में ओडीआईज में। अब बात करते हैं चौथी टीम। यहाँ पर एशिया टीम नेपाल की हम बात कर रहे हैं, पहली बार वो एशिया कप खेलने जा रहे हैं। उनके अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग रोल की हमने कल आपके सामने बात की, एक वीडियो हमने डाला था, उस वीडियो को जाकर जरूर एक बार सुनिए कि उनके डाउन्स वगैरह को लेकर हमने डिस्कशन किया था, जाकर उसे जरूर सुनिए। लेकिन आज हम स्पेसिफिक ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं। उनके ऑलराउंडर्स जो प्राइम ऑलराउंडर्स है वो डेफिनेटली 2 जो मेन प्राइम ऑलराउंडर्स रहने वाले हैं प्लेइंग 11 में, वो होंगे गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह यारी। ये 2 प्राइम ऑलराउंडर्स रहने वाले हैं। इनका लास्ट 1 ईयर्स में अगर हम देखें ओडीआईज में परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर
इनके ऊपर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और क्या ये अभी तक खरे उतर पाए हैं या फिर किन किन एरियाज में इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी? ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें गुलशन झा की तो उन्होंने 21 इनिंग में 21 विकेटें निकाली हैं और साथ ही साथ 16 इनिंग में उन्होंने 424 रन बनाए हैं और 39 के अराउंड उनका एवरेज रहा है। बहुत शानदार खेले हैं वो थ्रू आउट द ईयर। अगर हम देखें अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक। वहीं दीपेंद्र सिंह ऐरी को कहें तो 24 इनिंग में 484 रन उन्होंने बनाए हैं 20 के एवरेज से। जी हाँ, बहुत ही बिलो एवरेज है ये, बहुत ही पुअर एवरेज अगर हम कहें। सिर्फ 3 हाफ सेंचुरीज उसमें शामिल हैं और 23 विकेट निकाले हैं 25 इनिंग्स में। विकेट के लिहाज से देखें तो बेहतर होगा तो ये, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ ऑलराउंडर्स की, ना कि बॉलर्स की। तो एवरेज पर गौर करेंगे तो गुलशन झा ने बहुत बेटर किया है बॉलिंग से भी, बल्लेबाजी से भी, और पर दीपेंद्र सिंह ऐरी लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। तो ये चीज़ अब यहाँ पर बात करते हैं गुलशन झा की, जो हमने आपके सामने बात की 21 इनिंग में 21 विकेट, जो कि काफ़ी आप कह सकते हैं बेहतर और गुलशन ने इम्प्रूव किया है। अगर आप अगस्त 2022 से उनका खेल देख रहे हैं तो शुरू में आपको वो एज अ बॉलर काफ़ी ख़राब नजर आए होंगे, लेकिन धीरे धीरे अगस्त 2023 तक जब आप पहुंचे होंगे उनके लगातार मैचेस देखते हुए तो एक इंप्रूवमेंट उनके अंदर नजर आई है और वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट जरूर है एज अ बॉलर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद एज अ बैटिंग उन्होंने 16 इनिंग में 424 रन किए। इसमें अवे में आपको योगदान है, आगे अवे का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये देखकर ज़्यादा बेहतर लगता है। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने वो ये 16 इनिंग घर में खेली और वहीं पर रन मारते गए तो वो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होती, लेकिन वो बाहर गए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी उनका बल्ला अच्छा खासा चला, उन्होंने रन्स किए, ये सबसे बड़ा इंप्रेसिव रहा है। तो 16 इनिंग में 424, लगभग 39 की उनकी एवरेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर रही। यार आपको बता दें अगस्त 2022 से अगर 2023 के ये हमने स्टैट्स जोड़े हैं ओडीआईज की, अगर हम बात करें लास्ट 1 ईयर्स की, तो यहाँ पर गुलशन झा को जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट 1 ईयर में दिया है, अगर वो उसे रिपीट करने में भी कामयाब रहे तो गुलशन झा दोबारा से अपने आप को इम्प्रेस करने में कामयाब रहेंगे बाकी वर्ल्ड वाइड टीम्स को और प्लेयर्स को, जिस तरह का उन्होंने इम्प्रेस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में किया था। उन्हें सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करना है। लास्ट 1 साल की उनकी परफॉर्मेंस जो रही है अगर उसको रिपीट भी कर देते हैं एशिया कप में तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस करने में कामयाब। लेकिन दीपेंद्र सिंह ऐरी की यहाँ अगर बात करें यह मामला डावाडोल जरूर है। देखिए आपने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नेपाल के पास अगर हम देखें रिसेंटली बैटिंग ऑलराउंडर्स जो है वो बहुत हमने लैक करते हुए नजर आते हैं। दीपेंद्र सिंह ऐरी विकेट तो जरूर निकाल रहे हैं लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो ऑलराउंडर हैं और तो उन्हें बैटिंग से भी वो रन्स करने की ज़रूरत है। लास्ट 1 साल में अगस्त 2022-2023 तक 24 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 3 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, 20 का उनका एवरेज रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जिस तरह का एक्सपीरियंस आप रखते हैं, आप इतने पुराने प्लेयर हैं, इतना लंबा आप इतना ज़्यादा आपने क्रिकेट खेला है, उस लिहाज से ये 20 का एवरेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एक ऑलराउंडर का। और इस पर सिर्फ 23 विकेट आपने निकाले हैं, फील्डिंग आपकी अच्छी रहती है लेकिन यहाँ बैटिंग से जो परफॉर्मेंस है वो निकल कर नहीं आ रही और ये बहुत बड़ा दिक्कत है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एसोसिएट लेवल पर 19-20 चल जाता है, हो जाता है, चल जाता है, लेकिन जब आप बड़े इवेंट्स पे जाते हैं तो ये चीज़ें खुलकर सामने एक्सपोज हो जाती हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हमने देखा और अभी हम बात करें अब एशिया कप में वो थे नहीं, शायद G20 में गए थे, लेकिन अब वर्ल्ड एशिया कप में इस तरह की चीज़ें और उजागर होती हुई नजर आएंगी। सिर्फ 1-2 विकेट्स निकाल देना, 1-2 अच्छे कैचेस पकड़ लेना ऑलराउंडर्स का इतना काम नहीं होता, आपको बैटिंग से भी A1 परफॉर्मेंस देनी है। वहीं गुलशन झा एक आपके सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने विकेट्स भी आप ही के बराबर निकाले हैं और रन्स भी आपके आसपास निकाले हैं आपसे कम इनिंग्स में। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दीपेंद्र सिंह ऐरी का जो ग्राफ है एज एन ऑलराउंडर वो डेफिनेटली गिरा है। आप जितनी भी तारीफ करते रहे लेकिन आप इस चीज़ से बच नहीं सकते कि एज अ दीपेंद्र सिंह ऐरी का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा गिरा है अगर हम कंपेयर टू करें। और ओडीआई में उनकी ये दिक्कत रही है 50 ओवर फॉर्मेट उनकी दिक्कत रही है। वो इस पे काम एज अ बैट्समैन वो बिल्कुल भी काम करने में कामयाब नहीं रहे और अगर वो उन्होंने काम कुछ किया भी है जो देखकर लगता नहीं, लेकिन अगर काम किया भी है तो वो पूरी तरह से किसी भी काम अभी तक फेलियर ही नजर आए हैं एज अ बैटिंग। तो उसमें बहुत ज्यादा ग्राफ उठाने की जरूरत होगी एशिया कप में, खास करके ओपोनेंट्स को देखते हुए तो और ज्यादा अप करना होगा दीपेंद्र सिंह ऐरी को, जिनका बैटिंग से परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पुअर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 का एवरेज है लास्ट 1 साल की अगर हम बात करें। ये बात हो गई यहाँ पर नेपाल की। 5वीं टीम की बात करें यार, अफगानिस्तान टीम की अगर हम यहाँ बात करें तो उनके प्राइम ऑलराउंडर्स कौन से रहने वाले हैं इस टूर्नामेंट में और उनका 1 साल का परफॉर्मेंस क्या कहता है? नहीं ज़रूर, देखिए यहाँ पर मोहम्मद नबी और अजमतुल्ला उमरज़ई ये रहने वाले हैं एक ऑलराउंडर के तौर पर। नबी ने पिछले 1 साल में 8 इनिंग में 133 रन बनाए हैं और 8 विकेट निकाले हैं और साथ ही साथ उमरज़ई ने 3 इनिंग खेली हैं 1 साल में और 86 रन बनाए हैं और 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा
उमरज़ई की परफॉर्मेंस के लिए, और खासकर जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ है अफगानिस्तान की, वो काफ़ी हद तक साबित कर देगी कि उमरज़ई कैसा करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, इंप्रेसिव रहेंगे या नहीं नई बॉल से। काफ़ी अच्छी बॉलिंग तो कराते हैं T20 में, देखना होगा ODI में किस तरीके से अपने आप को सेटल कर पाते हैं, थोड़ा सवाल ज़रूर होगा। और उसके बाद नबी की बात करें तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्वालिटी प्लेयर हैं, और इस तरीके जितना इन्होंने परफॉर्म किया है इससे तो खैर कई गुना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। 8 इनिंग में 133 रन कम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारी यहाँ पर ACC इवेंट जीतने की बात है। अब अफगानिस्तान को ये नहीं है कि अफगानिस्तान टक्कर देगा, इंप्रेसिव खेलेगा, वो ज़माना गया, वो दिन गए। अब यहाँ जीतने की बारी है, इवेंट जीतने की बारी है। देखना होगा जो सीरीज़ है पाकिस्तान के खिलाफ वो भी थोड़ा बयां कर देगी, और साथ ही साथ ACC इवेंट का तो खैर खुमार ही अलग है, टूर्नामेंट ही अलग होता है वो, तो वहाँ और पता चल जाएगा। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है नबी की, इससे तो बहुत ऊंचा उठना होगा, बिल्कुल ऊंचा उठना होगा। और अजमतुल्लाह उमरज़ई की जहाँ तक बात है वो वेट एंड वॉच एक बार करना होगा, और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज़ में, उसके बाद ACC इवेंट पे। चलिए अब लास्ट टीम की यहाँ बात करते हैं, या बात करें अगर जो सेकेंडरी होस्ट यहाँ पर हम कहें, या फिर मेजोरिटी ऑफ मैचेस जिनके पास हैं, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यार उनके 2 प्राइम ऑलराउंडर्स कौन से रहने वाले हैं, और उनसे आप किस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ACC इवेंट्स में, और क्या उनका इम्पैक्ट श्रीलंका की रिजल्ट्स पे रह सकता है? नहीं देखिए, इम्पैक्टफुल के मामले में ये बहुत हाई रेट होना चाहिए श्रीलंका के ऑलराउंडर जैसे धनंजय डी सिल्वा और दाशन शनाका। दाशन शनाका तो ऑब्वियसली कप्तान है, इतने बड़ा जिम्मेदारी है उन पर कि वो रिपीट करें, कि वो फिर से टीम को जीत दिलाएं एशिया कप में जैसे उन्होंने दिलाया। वो डिफेंड कर रहे हैं ACC ट्रॉफी। बिल्कुल, वो डिफेंडिंग चैंपियन है। और धनंजय, और उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस भी देखें तो 14 इनिंग में 263 रन दाशन शनाका ने पिछले 1 साल में बनाए हैं। 9 विकेट उन्होंने निकाले। बॉलिंग ज़्यादा कराते नहीं है, लेकिन फिर भी 9 विकेटें उनके हाथ में, और रन थोड़े अच्छे ज़रूर हैं। वहीं धनंजय की बात करें तो 12 इनिंग में 328 रन उन्होंने बनाए हैं, और 8 विकेट उन्होंने निकाले हैं। बल्लेबाजी में बहुत ऊपर आते हैं वो, 2nd डाउन 3rd डाउन करीब आते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, और बहुत जिम्मेदारी है धनंजय पर बल्लेबाजी को लेकर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उन्होंने इंप्रेस किया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि श्रीलंका की बैटिंग किस तरीके से चलेगी, ये धनंजय पे बहुत डिपेंड करेगा। और बॉलिंग में वो एक कहना होगा कि पार्टनरशिप ब्रेकर के तौर पर काम आ सकते हैं, बजाय अगर उनसे ओवर कराए गए हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने खूब ओवर कराए हैं, डाले भी हैं, और जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी हमने देखा है। तो देखना होगा किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि श्रीलंका की बहुत उम्मीदें होंगी इन दोनों से, क्योंकि एज अ कैप्टन शनाका से और एज अ ऑलराउंडर भी दोनों से बहुत प्रेशर तो रहेगा दोनों पर ही। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बात हो गई 12 ऑलराउंडर्स की, जो कि हम 6 टीमों से हमने पिक किए थे, 2 प्राइम ऑलराउंडर्स के बारे में। तो ओवरऑल अगर हम एक और बार बड़ी पिक्चर पर देखें तो इंडिया के जो ऑलराउंडर्स हैं हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, इनको अपना ग्राफ लास्ट 1 साल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी ODI में, उससे काफ़ी उठाना होगा अगर एज अ ऑलराउंडर इम्पैक्ट परफॉर्मेंस देनी है और इंडिया को कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में बेहतर करना है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो पाकिस्तान की अगर बात करें, शादाब खान और मोहम्मद नवाज, इनको उनसे भी ज़्यादा ग्राफ उठाने की ज़रूरत है। हार्दिक और जडेजा से भी ज़्यादा ग्राफ उठाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बहुत ही खराब रहा है। शादाब खान को आपको हम बताएं, लास्ट 1 साल में5 ODI इनिंग्स में जब उन्होंने बॉलिंग कराई, लगभग 40 से ऊपर ओवर उन्होंने डाले हैं, जिसमें उनकी 7 के आसपास की इकॉनमी रही, और विकेट सिर्फ 3 निकाले हैं। बहुत ही खराब। नीदरलैंड के खिलाफ 2 मैच हुए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हुए थे यहाँ पर। उसके बाद बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है, साकिब अल हसन, महमूद जमरान, इन्हें अपने परफॉर्मेंस को सिर्फ रिपीट करना है। जो लास्ट 1 साल में उनकी परफॉर्मेंस रही है उनको इन्हें रिपीट करना है, उससे ऑलराउंडर का काम बांग्लादेश का हो जाएगा। फिर टीम की परफॉर्मेंस को देखना होगा। उसके बाद नेपाल की बात करें तो डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह एरी को एज अ बैटिंग यूनिट बहुत ज्यादा उठने की जरूरत है। इस तरीके के मोमेंट्स पे अगर वो काम नहीं आएंगे तो वो कब काम आएंगे? आप इतने पुराने प्लेयर हैं, कहना है बार बार के आर्टिकल्स में हर जगह पुराने प्लेयर, की प्लेयर, ये प्लेयर, की प्लेयर, पुराने प्लेयर, कभी बड़े इवेंट पे काम भी तो आए, परफॉर्मेंस भी तो निकले। बड़े इवेंट से में देखा तो नहीं गया। जी हाँ, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जब हमें वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, और इस बार फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बड़े इवेंट पे जहाँ पर वर्ल्ड वाइड नजर रहती है, फुल मेंबर साथ में है, तो इस तरह के इवेंट्स में परफॉर्मेंस निकल कर आनी चाहिए। वो परफॉर्मेंस 10 इनिंग में एक बार आएगी तो वो क्या की प्लेयर हुए। फिर बैटिंग की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा बॉलिंग और फील्डिंग उनकी बेहतर रही है, लेकिन आप ऑलराउंडर हैं, सिर्फ बॉलिंग फील्डिंग से ही परफॉर्मेंस कब तक देते रहेंगे? वो प्रेशर आप पे रहेगा ही रहेगा कि आप रन करें, जो बिल्कुल भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं पर 5वीं टीम की बात करें, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली
मोहम्मद नबी को एज अ बैट थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन यहाँ देने की जरूरत होगी, क्योंकि आप बड़े प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। 8 इनिंग में 133 रन, चाहे किसी भी राउंड पे आ रहे हो, ये काम बंद नहीं रहा बिल्कुल भी। तो आपको ग्राफ अपना उठाना होगा। भाई उमर ज़ई का वेट एंड वॉच पॉलिसी है, देखना होगा कि वो इस ओडीआई में किस तरह से खेलते हुए नजर आते हैं। वहीं पर लास्ट टीम श्रीलंका की बात करें तो धनंजय डिसिल्वा ने काफी बेहतर किया है, 12 इनिंग्स में 328 रन, काफी बेहतर किया है। उन्हें अपने परफॉर्मेंस को यहाँ रिपीट करना है, और साथ साथ में दासुन सनाका को भी एज अ कैप्टनसी उन्हें देखना होगा वो किस तरह से करते हैं। एक प्रेशर होगा, T20 फॉर्मेट अलग था, यहाँ पर ओडीआई फॉर्मेट है, इसमें क्या वो अपने चैंपियनशिप को डिफेंड कर पाते हैं या फिर नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ये ऑलराउंडर्स के बारे में डिस्कशन था, दिलगढ़ ने आपके सामने बेबाक होकर रियल फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। जो रियलिटी है वो चीज़ें बदल नहीं सकती, क्योंकि एक जैसी परफॉर्मेंस उनकी कहती है, तो परफॉर्मेंस की है उसी बेस पर हमने ये पूरी डिस्कशन रखी थी। आपकी क्या राय है इन 12 ऑलराउंडर्स को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। लेकिन जो भी है दिलगढ़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए रियल क्रिकेट के साथ। लगातार एशिया कप की कवरेज हमारे चैनल पर जारी है। एशिया कप की प्लेलिस्ट चेक करना मत। बिल्कुल, बाय।